हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी करेज 23। साथियों, पिछले वीडियो में हमने प्रागैतिहासिक काल के बारे में अध्ययन किए थे, उसी का अगला सीरीज है। इस वीडियो में हम सिंधु सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रश्न संख्या 1 पर चलते हैं। सिंधु सभ्यता का सार्वमान तिथि कितना माना गया है? तो उत्तर होगा 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व माना गया है। यानी कि सिंधु सभ्यता का सार्वमान काल कितना माना गया है? तो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व माना गया है। प्रश्न संख्या 2, किस पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता का सार्वमान तिथि 2400 वर्ष पूर्व से 1700 वर्ष पूर्व निर्धारित किया गया है? तो उत्तर होगा रेडियो कार्बन यानी कि C14 पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता का सार्वमान काल 2400 वर्ष पूर्व से 1700 वर्ष पूर्व निर्धारित किया गया, यानी कि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। प्रश्न संख्या 3, सिंधु सभ्यता का विस्तार की आकृति कैसी थी? तो उत्तर होगा त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता की विस्तार की आकृति त्रिभुजाकार है। प्रश्न संख्या 4, कार्बन 14 यानी कि C14 की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका उत्तर होगा BF लीवी। BF लीवी के द्वारा 1946 ईस्वी में C14 यानी कि रेडियो कार्बन 14 की खोज की गई थी। BF लीवी एक अमेरिकी रसायन शास्त्री थे। इन्होंने 1946 ईस्वी में कार्बन 14 यानी कि C14 की खोज की थी। प्रश्न संख्या 5, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर होगा राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में सिंधु सभ्यता की खोज की थी। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। प्रश्न संख्या 6, सिंधु सभ्यता की खोज कब की गई थी? तो 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा सिंधु सभ्यता की खोज की गई थी। प्रश्न संख्या 7, ऐतिहासिक दृष्टि से सिंधु सभ्यता को किस काल में रखा जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा आदि ऐतिहासिक काल या कांस्य युग में रखा जा सकता है। ऐतिहासिक दृष्टि से सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल या कांस्य युग में रखा जाता है। आदि ऐतिहासिक काल, जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख को पढ़ा नहीं जा सका, उसे आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तो सिंधु सभ्यता को किस काल में रखा जाता है? तो आदि ऐतिहासिक काल या कांस्य युग में रखा जाता है। प्रश्न संख्या 8, सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी कौन थे? तो इसका उत्तर होगा द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय। द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी थे। प्रश्न संख्या 9, सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा किसने की थी? तो इसका उत्तर होगा सर जॉन मार्शल ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की थी। 1924 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल। इन्होंने ही सिंधु सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की थी। प्रश्न संख्या 10, 1924 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक कौन थे? तो इसका उत्तर होगा सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल जो कि उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे। इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को एक उन्नत नगरीय सभ्यता के रूप में विधिवत घोषणा की थी। प्रश्न संख्या 11, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा सूतकांगेडोर बलूचिस्तान में स्थित है। यानी सिंधु सभ्यता के पश्चिमी पुरास्थल कहाँ स्थित है? सूतकांगेडोर बलूचिस्तान में स्थित है। प्रश्न संख्या 12, सिंधु सभ्यता के पश्चिमी पुरास्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो दासक नदी के किनारे स्थित है। यानी कि सिंधु सभ्यता का पश्चिमी पुरास्थल कहाँ स्थित है? तो सूतकांगेडोर बलूचिस्तान में स्थित है। और यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो दासक नदी के किनारे स्थित है। यानी सिंधु सभ्यता का पश्चिमी पुरास्थल दासक नदी के किनारे स्थित है, जो कि सूतकांगेडोर बलूचिस्तान में पड़ता है। प्रश्न संख्या 13, सिंधु सभ्यता का पूर्वी पुरास्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका उत्तर होगा हिंडन नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता का पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न संख्या 14, सिंधु सभ्यता का पूर्वी पुरास्थल कहाँ स्थित है? तो आलमगीरपुर, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यह हिंडन नदी के किनारे स्थित है। यानी कि सिंधु सभ्यता का पूर्वी पुरास्थल कहाँ स्थित है? तो आलमगीरपुर मेरठ में उत्तर प्रदेश में स्थित है और यह हिंडन नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न संख्या 15, सिंधु सभ्यता का उत्तरी पुरास्थल कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा अखनूर के निकट मांदा, यानी कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। सिंधु सभ्यता का उत्तरी पुरास्थल अखनूर के निकट मांदा, जम्मू कश्मीर में स्थित है।
और प्रश्न संख्या 16, सिंधु सभ्यता का उत्तरी पुरातन किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका उत्तर होगा चिनाब नदी के किनारे स्थित है। सिंधु सभ्यता का उत्तरी पुरातन कहाँ स्थित है? तो अखनूर के निकट मांडा, जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो चिनाब नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न संख्या 17, सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी पुरास्थल कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा दायमाबाद, जो कि महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में पड़ता है। सिंधु सभ्यता का दक्षिणी पुरास्थल कहाँ स्थित है? तो ये दायमाबाद, जो कि महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में पड़ता है। प्रश्न संख्या 18, सिंधु सभ्यता का दक्षिणी पुरास्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका उत्तर होगा गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, यानी कि सिंधु सभ्यता का दक्षिणी पुरास्थल महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के दायमाबाद में पड़ता है, जो कि गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न संख्या 19, सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता कैसी सभ्यता थी? इसका उत्तर होगा नगरीय सभ्यता। सिंधु सभ्यता का विकास एक नगरीय सभ्यता के रूप में हुआ था, यानी कि सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो यह एक नगरीय सभ्यता थी। प्रश्न संख्या 20, सिंधु सभ्यता में बड़े नगरों की संख्या कितनी थी? या सिंधु सभ्यता में कितने बड़े नगर थे? तो इसका उत्तर होगा 6। सिंधु सभ्यता में 6 बड़े नगर थे। नंबर 1 मोहनजोदड़ो, दूसरा हड़प्पा, तीसरा गनवारी वाला, चौथा राखीगढ़ी, पांचवा धौलावीरा और छठा कालीबंगन। तो सिंधु सभ्यता में बड़े नगरों की संख्या कितनी थी? 6, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारी वाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा एवं कालीबंगन। प्रश्न संख्या 21, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया? तो इसका उत्तर होगा धौलावीरा। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया है? तो धौलावीरा को 2021 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल कर लिया गया है। धौलावीरा जो कि गुजरात में स्थित है। प्रश्न संख्या 22, यूनेस्को द्वारा धौलावीरा को विश्व विरासत स्थल सूची में कब शामिल किया गया है? तो 2021 में यूनेस्को द्वारा धौलावीरा को विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल कर लिया गया है। धौलावीरा जो कि वर्तमान में गुजरात राज्य में पड़ता है। गुजरात का राजधानी गांधीनगर है और गुजरात का मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल है। धौलावीरा जो कि वर्तमान में गुजरात राज्य में स्थित है, वहाँ का मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। प्रश्न संख्या 23 देखेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति में सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए? यानी स्वतंत्रता के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए? तो इसका उत्तर होगा गुजरात राज्य में। स्वतंत्रता के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। प्रश्न संख्या 24, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा मोहनजोदड़ो, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। लरकाना जिले में स्थित है, सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। प्रश्न संख्या 25, वर्तमान में भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? यानी कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा के हिसार जिले में है। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल देखा जाए तो वो मोहनजोदड़ो होगा। परंतु भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा के हिसार जिले में है। राखीगढ़ी का खोज सूरजभान के द्वारा 1963 ईस्वी में किया गया था। राखीगढ़ी जो कि घग्गर नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न संख्या 26, सिंधु सभ्यता स्थल राखीगढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है? इसका उत्तर होगा घग्गर नदी। यानी सिंधु सभ्यता स्थल राखीगढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है? तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यह वर्तमान में हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, जिसकी खोज 1963 ईस्वी में सूरजभान के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 27, वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता स्थल राखीगढ़ी कहाँ स्थित है? तो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। प्रश्न संख्या 28, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल राखीगढ़ी की खोज किसने की थी? तो सूरजभान के द्वारा इसका खोज किया गया था 1963 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 29, राखीगढ़ी की खोज कब हुआ था? तो 1963 ईस्वी में सूरजभान ने की थी, जो कि वर्तमान में यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है और घग्गर नदी के किनारे स्थित है। भारत में
सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो राखीगढ़ी है। प्रश्न संख्या 30, सिंधु सभ्यता का मुख्य बंदरगाह कौन था? तो उत्तर होगा लोथल एवं सुतकोड्डा। सिंधु सभ्यता का मुख्य बंदरगाह कौन था? तो लोथल एवं सुतकोड्डा। लोथल जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 31, जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य किस सिंधु घाटी स्थल से प्राप्त हुआ? तो इसका उत्तर होगा कालीबंगन। कालीबंगन से ही जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो कालीबंगन जो कि वर्तमान में राजस्थान में पड़ता है, जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ में है और ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न संख्या 32, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन है? सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन है? तो इसका उत्तर होगा स्नानागार। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन है? तो स्नानागार है, जो कि मोहनजोदड़ो में स्थित था। प्रश्न संख्या 33, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। प्रश्न संख्या 34, किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल से अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं? तो इसका उत्तर होगा लोथल एवं कालीबंगन। मतलब कि दोनों स्थल से अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं? तो इसका उत्तर होगा लोथल और कालीबंगन। लोथल जो कि वर्तमान में गुजरात राज्य के अंतर्गत आता है और कालीबंगन जो कि वर्तमान में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है। और ये कालीबंगन किस नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और लोथल किस नदी के किनारे है? तो भगवा नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न संख्या 35, एक सील पर 3 मुख वाले देवता यानी कि पशुपतिनाथ की मूर्ति किस सैंधव सभ्यता स्थल से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। उसका उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। यानी मोहनजोदड़ो से ही एक सील पर 3 मुख वाले देवता यानी पशुपतिनाथ की मूर्ति प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो जो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले के में स्थित है और यह सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है मोहनजोदड़ो। प्रश्न संख्या 36, हड़प्पा की प्रश्न संख्या 36, हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक किस पशु का अंकन मिलता है? यानी कि हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक किस पशु का अंकन मिलता है? तो इसका उत्तर होगा एक श्रृंगी पशु, जो कि सिंधु काल में सबसे ज़्यादा पूजनीय था। यानी कि हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक किस पशु का अंकन मिलता है? तो एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। प्रश्न संख्या 37, नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो इसका उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। मोहनजोदड़ो जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है, जो कि सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। प्रश्न संख्या 38, किस सैंधव सभ्यता स्थल से प्राप्त एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है? तो इसका उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। यानी कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा को दिखाया गया है। तो ये मोहर कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो उसका उत्तर होगा मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है, जो कि सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। मनके प्रश्न संख्या 39, मनके बनाने के कारखाने कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो इसका उत्तर होगा लोथल एवं चनहुदड़ो। लोथल एवं चनहुदड़ो। चनहुदड़ो जो कि सिंधु नदी के किनारे स्थित है और ये पाकिस्तान में है। और लोथल जो कि वर्तमान में गुजरात में स्थित है, ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल एक प्रमुख बंदरगाह भी था। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था लोथल एवं सुतकोटा। यानी कि मनके बनाने के कारखाने कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो लोथल एवं चनहुदड़ो से मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए थे। प्रश्न संख्या 40, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो इसका उत्तर होगा भावचित्रात्मक। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो भावचित्रात्मक लिपि थी। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को इसीलिए आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया है, क्योंकि आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख को पढ़ा नहीं जा सका, तो उस काल को आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो भावचित्रात्मक। प्रश्न संख्या 41, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता कौन थी? तो इसका उत्तर होगा सुमेरिया की सभ्यता। लेखन कला के उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता कौन थी? तो सुमेरिया की सभ्यता थी, जिन्होंने कि लेखन कला की उचित प्रणाली को विकसित किया था, तो वो थी सुमेरिया की सभ्यता।
प्रश्न संख्या 42, सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो इसका उत्तर होगा ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति के लिए उन्होंने सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। प्रश्न संख्या 43, सामान्यतः सिंधु सभ्यता में घरों के दरवाजे और खिड़कियां किस ओर खुलते थे? तो सामान्यतः सिंधु सभ्यता में घरों के दरवाजे पिछवाड़े की ओर या फिर घर के पीछे की तरफ खुलते थे। तो सामान्यतः जो है सिंधु सभ्यता में घरों के दरवाजे और खिड़कियां पिछवाड़े की ओर या फिर घर के पीछे की तरफ खुलते थे, परंतु लोथल नगर में जो है घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। प्रश्न संख्या 44 क्या है कि सिंधु सभ्यता में किस नगर के घर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? तो इसका उत्तर होगा लोथल नगर। सामान्यतः तो सिंधु काल में घर के दरवाजे पिछवाड़े की ओर यानी कि घर के पीछे की तरफ घर के दरवाजे खुलते थे, परंतु लोथल नगर के दरवाजे जो है मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। लोथल जो कि वर्तमान में गुजरात राज्य में स्थित है, जो कि भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था? तो रंगनाथ राव के द्वारा 1954 ईस्वी में किया गया था। प्रश्न संख्या 45, सिंधु सभ्यता के मुख्य फसल क्या थे? तो इसका उत्तर होगा गेहूं और जौ। सिंधु सभ्यता के मुख्य फसल क्या थे? तो गेहूं और जौ इसके मुख्य फसल थे। प्रश्न संख्या 46, कि सेंधववासी मिठास के लिए किसका प्रयोग क्या करते थे? सेंधववासी मिठास के लिए किसका प्रयोग क्या करते थे? इसका उत्तर होगा शहद का। सेंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग किया करते थे। प्रश्न संख्या 47, मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? इसका उत्तर होगा बनमाली। यानी मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो वो बनमाली से। बनमाली जो कि रंगोही नदी के किनारे स्थित है, यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसका खोज किसने किया था? तो रविंदर सिंह बिष्ट ने 1974 ईस्वी में बनमाली का खोज किया था। यह हरियाणा के हिसार जिले में और रंगोही नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न संख्या 48, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से चावल के दाने मिले हैं जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है? यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से चावल के दाने मिले हैं जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है? तो इसका उत्तर होगा रंगपुर एवं लोथल। रंगपुर एवं लोथल, लोथल जो कि गुजरात में है स्थित है, यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसका खोज रंगनाथ राव के द्वारा 1954 ईस्वी में किया गया था। यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यानी कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से चावल के दाने मिले हैं जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है? तो इसका उत्तर होगा रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले थे। प्रश्न संख्या 49, सिंधु सभ्यता में चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो इसका उत्तर होगा लोथल से। सिंधु सभ्यता में चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो इसका उत्तर होगा लोथल से। और सिंधु सभ्यता के किस स्थल से चावल के दाने प्राप्त हुए थे जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है? तो इसका उत्तर था रंगपुर एवं लोथल था। परंतु सिंधु सभ्यता में चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो इसका उत्तर होगा लोथल। लोथल जो वर्तमान में गुजरात राज्य के अंतर्गत आता है, यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसका खोज रंगनाथ राव के द्वारा 1954 ईस्वी में किया गया था। प्रश्न संख्या 50, सेंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से मिले हैं? तो इसका उत्तर होगा सुतकोटा, कालीबंगन एवं लोथल। सुतकोटा, कालीबंगन एवं लोथल। यानी कि सेंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से मिले थे? तो सुतकोटा, कालीबंगन एवं लोथल। प्रश्न संख्या 51, प्रश्न संख्या 51, संभवतः सिंधु सभ्यता के काल में मापतौल की इकाई क्या थी? तो इसका उत्तर होगा 16 के अनुपात में। सिंधु सभ्यता के काल में मापतौल की इकाई की थी तो 16 के अनुपात में थी। प्रश्न संख्या 52, सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए किसका उपयोग करते थे? तो इसका उत्तर होगा 2 पहिए एवं 4 पहिए वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो इसका उत्तर था 2 पहिए एवं 4 पहिए वाले बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे यातायात के लिए। प्रश्न संख्या 53, मेसोपोटामिया जिसका वर्तमान नाम इराक है, यानी कि मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेहलवा शब्द का अभिप्राय किस सभ्यता से है? तो इसका उत्तर होगा सिंधु सभ्यता से। या फिर हम इसका इस तरह से क्वेश्चन ही बना सकते हैं कि मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेहलवा शब्द का अभिप्राय किस सभ्यता के लिए किया गया था? तो इसका उत्तर होगा सिंधु घाटी सभ्यता। या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के लिए
मेसोपोटामिया के अभिलेख में किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो मेलुहा का शब्द के लिए प्रयोग हुआ है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता के लिए मेसोपोटामिया के अभिलेख में मेलुहा शब्द का वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 54 संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन किस वर्ग के हाथ में था? तो इसका उत्तर होगा वणिक वर्ग। हड़प्पा संस्कृति का शासन किस वर्ग के हाथ में था? तो इसका उत्तर होगा वणिक वर्ग के हाथ में था। प्रश्न संख्या 55 किसने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था? तो इसका उत्तर होगा पिग्गट। पिग्गट ने ही हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था। हड़प्पा जो कि रावी नदी के किनारे स्थित है, वर्तमान में यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में स्थित है। इसकी खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया था। और मोहनजोदड़ो जिसका खोज रखाल दास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में किया गया था, यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में स्थित है, जो कि सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की एक जुड़वा राजधानी किसने कहा था? तो पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था। प्रश्न संख्या 56 सिंधु सभ्यता के लोग धरती को क्या मानकर पूजा करते थे? तो इसका उत्तर होगा उर्वरता की देवी मानकर। यानी सिंधु सभ्यता के लोग धरती को क्या मानकर पूजा करते थे? तो इसका उत्तर होगा उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। प्रश्न संख्या 57 वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन का साक्ष्य किस सभ्यता से मिला है? तो इसका उत्तर होगा सिंधु घाटी की सभ्यता से वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन का साक्ष्य मिला है। प्रश्न संख्या 58 सिंधु सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? तो इसका उत्तर होगा मातृदेवी। सिंधु सभ्यता में मातृदेवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। प्रश्न संख्या 59 स्वास्तिक चिन्ह का संभवतः देन किस सभ्यता की है? या फिर स्वास्तिक चिन्ह संभवतः किस सभ्यता की देन है? तो इसका उत्तर होगा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की देन है। स्वास्तिक चिन्ह किसका देन है? तो हड़प्पा सभ्यता की देन है। और स्वास्तिक का चिन्ह का उपयोग किस लिए किया जाता है? अनुमान है कि इसकी उपयोग सूर्य की उपासना के लिए किया जाता होगा। तो यानी कि प्रश्न संख्या 60 हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त स्वास्तिक चिन्ह से किसकी उपासना का अनुमान लगाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा सूर्य की उपासना का। यानी कि स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता का देन है, जिससे सूर्य की उपासना का अनुमान लगाया जाता है। प्रश्न संख्या 61 सिंधु घाटी के नगरों में किसके एक भी अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं? सिंधु घाटी के नगरों से किसके एक भी अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं? तो उसका उत्तर होगा मंदिर। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर के एक भी अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। प्रश्न संख्या 62 सैंधव समाज में किस प्रकार की प्रथा प्रचलित थी? तो इसका उत्तर होगा मातृसत्तात्मक समाज की प्रथा प्रचलित थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में मातृसत्तात्मक समाज की प्रथा प्रचलित थी। प्रश्न संख्या 63 सैंधव वासी किस प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे? यानी कि सिंधु सभ्यता के काल में लोगों ने किस प्रकार के वस्त्र का उपयोग किया करते थे? इसका उत्तर होगा सूती और ऊनी वस्त्रों का उपयोग किया करते थे। यानी सिंधुवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग किया करते थे। प्रश्न संख्या 64 मनोरंजन के लिए सैंधववासी किस प्रकार के साधनों का प्रयोग किया करते थे? तो इसका उत्तर होगा यानी कि सिंधु घाटी के लोग मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना तथा चौपड़ और पासा खेलना इत्यादि मनोरंजन के लिए साधन अपनाते थे। यानी कि मनोरंजन के लिए ये लोग मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाते थे, पासा एवं चौपड़ खेलते थे। प्रश्न संख्या 65 सिंधु सभ्यता के लोग बर्तन कैसे बनाते थे? यानी कि सिंधु सभ्यता के लोग बर्तन कैसे बनाते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग लाल मिट्टी से बर्तन बनाते थे और उस पर काले रंग से डिजाइन किया करते थे। यानी कि सिंधु सभ्यता के लोग लाल मिट्टी से बर्तन बनाकर उस पर काले रंग से डिजाइन किया करते थे। प्रश्न संख्या 66 सिंधु घाटी के लोग किस औजार से परिचित नहीं थे? तो इसका उत्तर होगा तलवार। तलवार से सिंधु घाटी के लोग परिचित नहीं थे। और प्रश्न संख्या 67 हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा स्थल था जिसका निचला शहर यानी कि सामान्य लोगों के रहने हेतु किले से घिरा हुआ था? हड़प्पा सभ्यता में जो निचला शहर होता था उसमें सामान्य लोग रहते थे और जो ऊपरी हिस्सा का शहर होता था उसमें बड़े बड़े शहर मतलब कि राजा महाराजा रहते थे। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा स्थल था जिसका निचला शहर
भी किले से घिरा हुआ होता था, तो इसका उत्तर होगा कालीबंगन। यानी हड़प्पा सभ्यता का कालीबंगन एक ऐसा स्थल था जहाँ का निचला शहर भी किले से घिरा हुआ होता था। कालीबंगन जो कि वर्तमान में राजस्थान के अंतर्गत हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, जो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न संख्या 68, कालीबंगन का अर्थ क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा काली चूड़ियाँ। कालीबंगन का अर्थ क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा काली चूड़ियाँ। कालीबंगन का अर्थ काली चूड़ियाँ होता है। प्रश्न संख्या 69, किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुते हुए खेत और अग्नि पूजा के प्रथा के प्रमाण मिले हैं? यानी कि जुते हुए खेत और अग्नि पूजा के प्रथा के प्रमाण मिले हैं, तो इसका उत्तर होगा कालीबंगन से। पिछले में कुछ क्वेश्चन देखे थे कि जुते हुए खेत या फिर नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो वो भी कालीबंगन से मिले हैं। यानी जुते हुए खेत और अग्नि पूजा के प्रथा के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो ये भी कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। कालीबंगन जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसका खोज अमलानंद घोष ने 1951 में और बीबी लाल एवं बीके थापर के द्वारा 1961 में बताया गया है। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है। प्रश्न संख्या 70, कौन सी प्रथा सिंधु सभ्यता में प्रचलित थे? तो इसका उत्तर होगा प्रदा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति दोनों सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित थे। प्रश्न संख्या 71, किस हड़प्पा कालीन नगर में शवों को दफनाने की प्रथा प्रचलित थी? तो हड़प्पा में। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में शवों को दफनाने एवं जलाने दोनों प्रथा प्रचलित थे, परंतु हड़प्पा में शवों को दफनाने की प्रथा प्रचलित थी एवं शवों को जलाने की प्रथा मोहनजोदड़ो में प्रचलित थी। यानी कि प्रश्न संख्या 72, हड़प्पा काल के किस नगर में शवों को जलाने की प्रथा विद्यमान थी? तो इसका उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। और किस हड़प्पा कालीन नगर में शवों को दफनाने की प्रथा प्रचलित थी, यानी कि सबको दफनाने की प्रथा, तो वो होगा हड़प्पा। हड़प्पा जो कि रावी नदी के किनारे स्थित है। इसका खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया था, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में स्थित है। और मोहनजोदड़ो जिसका खोज 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था, जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। प्रश्न संख्या 73, किस हड़प्पा कालीन स्थल से युग्म समाधियां मिली है? तो इसका उत्तर होगा लोथल एवं कालीबंगन। यानी कि हड़प्पा काल के किस स्थल से युग्म समाधियां मिली है? तो लोथल एवं कालीबंगन। लोथल जो कि वर्तमान में गुजरात में और कालीबंगन जो कि वर्तमान में राजस्थान में पड़ता है। प्रश्न संख्या 74, सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण क्या था? तो इसको उत्तर होगा बाढ़। यानी कि सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। प्रश्न संख्या 75, आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा टेराकोटा। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो टेराकोटा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 76, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये रावी नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया था। और प्रश्न संख्या 77, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका उत्तर होगा सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज रखालदास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में किया गया था। प्रश्न संख्या 78, चनहुदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसका खोज मैके एवं एन.जी. मजूमदार के द्वारा किया गया था 1931 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 79, कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है? ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगन का खोज बीबी लाल एवं बीबी के थापर के द्वारा 1961 बताया गया है, जबकि अमलानंद घोष के द्वारा 1951 में बताया गया है। यानी कालीबंगन किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ये वर्तमान में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है। प्रश्न संख्या 80, तो रंगपुर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका उत्तर होगा मादर नदी के किनारे। रंगपुर मादर नदी के किनारे स्थित है, जो कि गुजरात का कठियावाड़ा जिला में पड़ता है। प्रश्न संख्या 81, रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित है, जो कि पंजाब के रोपड़ जिले में स्थित है। प्रश्न संख्या 82, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? उसका उत्तर होगा भगवा नदी, जो कि वर्तमान में गुजरात राज्य के अंतर्गत आता है। लोथल जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक मुख्य बंदरगाह भी हुआ करता था, लोथल और सुतकोटा। प्रश्न संख्या 83, बनमाली किस नदी के किनारे स्थित है? बनमाली किस नदी के किनारे स्थित है? इसका उत्तर होगा रंगोई। बनमाली रंगोई नदी के किनारे स्थित है, जो कि हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है। इसका खोज रविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा 1974 ईस्वी में किया गया था। प्रश्न संख्या 84, धौलावीरा किस नदी के किनारे स्थित है? इसका उत्तर होगा लूनी नदी। धौलावीरा लूनी नदी के किनारे स्थित है, जो कि गुजरात के कच्छ जिले में पड़ता है। यानी कि ये खादीर द्वीप पर स्थित है। इसका खोज जेपी जोशी के द्वारा 1967 से 68 में बताया गया था, जबकि रविंदर सिंह बिष्ट ने 1990 से 91 में बताया, उसके द्वारा प्रदर्शित किया गया है। प्रश्न संख्या 85,
कोटदीजी किस नदी के किनारे स्थित है? ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे स्थित है, जो कि सिंध प्रांत के खैरपुर में पड़ता है। यह इसका खोज फजल अहमद के द्वारा 1953 ईस्वी में किया गया है। प्रश्न संख्या 86, हड़प्पा की खोज किसने की थी? हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। ये रावी नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न संख्या 87, कालीबंगन का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो इसका उत्तर होगा अमलानंद घोष के द्वारा 1951 में बताया गया था, जबकि बीवी लाल एवं बीके थापर के द्वारा 1961 में किया गया था। यानी कालीबंगन वर्तमान में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है, जो कि घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यानी कि कालीबंगन कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। प्रश्न संख्या 88, यानी कि कालीबंगन कहाँ स्थित है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न संख्या 89, रोपड़ कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा पंजाब के रोपड़ जिले में स्थित है, जो कि सतलज नदी के किनारे स्थित है। इसका खोज जगदत्त शर्मा के द्वारा 1953 से 56 में किया गया था। रोपड़ का खोज किसने किया था? तो इसका उत्तर होगा जगदत्त शर्मा ने 1953 से 56। और प्रश्न संख्या 91, लोथल कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा गुजरात के अहमदाबाद जिले में लोथल स्थित है। वर्तमान में गुजरात के अहमदाबाद जिले में लोथल स्थित है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था लोथल, जो कि भारत के गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। और एक दूसरा बंदरगाह था सुदकोड्डा, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पड़ता है, जो कि दासक नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न संख्या 92, लोथल का खोज किसने किया था? तो रंगनाथ राव के द्वारा 1953 से 54 ईस्वी में किया गया था लोथल का खोज, जो कि गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। यह भगवा नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न संख्या 93, बनमाली कहाँ स्थित है? जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। बनमाली रंगोई नदी के किनारे स्थित है। इसका खोज रविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा 1974 ईस्वी में किया गया था। प्रश्न संख्या 94, धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा गुजरात। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिला में यानी खादीर द्वीप पर स्थित है। इसका खोज किसके द्वारा किया गया था? जेपी जोशी और रविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा। धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। यह लूनी नदी के किनारे स्थित है। धौलावीरा लूनी नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न संख्या 95, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है, जो कि सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो रखालदास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में किया गया था। प्रश्न संख्या 96, हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में स्थित है। इसका खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में किया गया था। यह रावी नदी के तट पर स्थित है। प्रश्न संख्या 97, रंगपुर कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा गुजरात के कठियावाड़ा जिले में रंगपुर स्थित है। यह मादर नदी के किनारे स्थित है। इसका खोज रघुनाथ राव के द्वारा 1953 से 54 में किया गया था। प्रश्न संख्या 98, बनमाली की खोज किसने की थी? तो रविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया था। बनमाली की खोज जो कि हरियाणा के हिसार जिले में है, और इसका खोज 1974 ईस्वी में किया गया था। यह रंगोई नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न संख्या 99, कोटदीजी कहाँ स्थित है? और इसका खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर होगा यह कोटदीजी सिंध प्रांत के यानी पाकिस्तान के सिंध प्रांत के खैरपुर में स्थित है। इसका खोज फजल अहमद के द्वारा किया गया था, और जो कि सिंधु नदी के किनारे स्थित है। 1953 में इसका खोज किया गया था। प्रश्न संख्या, धौलावीरा की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर होगा जेपी जोशी एवं रविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 101, कौन सा पशु सिंधु सभ्यता वाले लोगों के लिए विशेष पूजनीय था? तो इसका उत्तर होगा कुंवर वाला सांड। कुंवर वाला सांड सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए सबसे विशेष पूजनीय थे। प्रश्न संख्या 102, सिंधु काल में सीसा का विदेशी व्यापार किससे होता था? तो इसका उत्तर होगा ईरान, जो कि मध्य एशिया में पड़ता है। ईरान का राजधानी कहाँ है? तेहरान है। और यहाँ का भाषा पर्शियन है और मुद्रा ईरानी है। और प्रश्न संख्या 103, सिंधु काल में चांदी और टीन का विदेशी व्यापार किससे होता था? तो इसका उत्तर होगा अफगानिस्तान और ईरान से। सिंधु काल में चांदी और टीन का व्यापार किससे होता था? तो अफगानिस्तान और ईरान से। अफगानिस्तान जिसकी राजधानी काबुल है, ईरान जिसका राजधानी तेहरान है। अफगान में अफगानी रुपया चलता है, और अफगानी और ईरान में ईरानी। तो प्रश्न संख्या 104, सिंधु काल में तांबा का विदेशी व्यापार किससे होता था? तो खेतड़ी बलूचिस्तान और ओमान से आता था। सिंधु काल में तांबा कहाँ से आता था? तो खेतड़ी, जो कि राजस्थान में पड़ता है, बलूचिस्तान जो कि पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है, और ओमान देश है जिसका राजधानी मस्कट है।
और प्रश्न संख्या 105, सिंधु काल में लाजवर्त कहाँ से लाया जाता था? तो इसका उत्तर होगा मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया इराक का प्राचीन नाम है, यानी कि इराक इसका राजधानी बगदाद है। प्राचीन काल में इराक को मेसोपोटामिया कहा जाता था। इराक में इराक की मुद्रा है इराकी दिनार। तो सिंधु काल में लाजवर्त कहाँ से लाया जाता था? तो मेसोपोटामिया से लाया जाता था। सिंधु काल में सोने का विदेशी व्यापार कहाँ से होता था? तो इसका उत्तर होगा कर्नाटक, अफगानिस्तान एवं ईरान से सोने का व्यापार होता था। यानी सिंधु काल में सोने को कहाँ से लाया था, सोना कहाँ से लाया जाता था? तो कर्नाटक से, अफगानिस्तान से एवं ईरान से लाया जाता था। प्रश्न संख्या 107, गोमेद कहाँ से लाया जाता था? सिंधु काल में गोमेद कहाँ से लाया जाता था? तो सौराष्ट्र से लाया था। सौराष्ट्र जो कि वर्तमान में गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से दो मिलाकर सौराष्ट्र कहलाता था। तो गोमेद कहाँ से लाया जाता था? सौराष्ट्र से। साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो का PDF इसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक में दे दिया गया है। थैंक यू, धन्यवाद।